Hey friends, I'm Suman Suthar and I welcome you all on our YouTube channel. बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ के अंदर हमारा ये 10th वीडियो है, ठीक है। और ये वीडियो, आज का जो वीडियो है, क्लास 12th के चैप्टर 10th माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड रहेगा। अगर आपको हमारे क्वेश्चन PDF फॉर्म में चाहिए तो आप स्टडी स्किल सक्सेस चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 271 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया चेंज करता है? हम सबको पता है कॉमन बैक्टीरिया जो होता है वो अपना कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस और कुछ बैक्टीरियाज, इनको ही कई बार LAB या लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज भी कह दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली मिल्क से कर्ड जब बनता है तब होता क्या है? पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। दूध के जो प्रोटीन होते हैं उनका आंशिक रूप से क्या किया जाता है? डाइजेशन किया जाता है, और इसी के साथ में कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी बढ़ जाती हैं दही में। तो बेसिकली दही जो होता है वो ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला होता है रेदर देन मिल्क। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द बैक्टीरियम दैट कॉमनली लिव्स इन द एनिमल एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में रहने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? बैसिलस एंथ्रेसिस, विब्रियो, एस्चेरिचिया कोलाई, कॉलोनी बैक्टीरियम। यहाँ पर एस्चेरिचिया ऑयल नहीं होगा, यहाँ पर होएगा एस्चेरिचिया कोलाई। ई कोलाई भी से कहते हैं, COLI। ठीक है, इट्स ई कोलाई। और करेक्ट ऑप्शन भी हमारा कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी, ई कोलाई। ई कोलाई जो होता है उसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन के अंदर ये रह करके इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है उसके साथ में रहता है, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कई बार ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी काम में आता है, और इसे गट बैक्टीरिया भी कहते हैं, और इसे गुड बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन चीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर रिक्वायर्ड फॉर। चीज़ बनाने के प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या क्या काम करते हैं? चीज़ मेकिंग के कई स्टेप्स होते हैं, जिसमें से 2 मेन स्टेप्स होते हैं। एक तो होता है सोरिंग, या सोरिंग को ही कहते हैं एसिडिफाइंग। सोरिंग या दूध को खट्टा करना या दूध को फाड़ना, इसी के लिए ही दूसरा काम नाम लिया जाता है एसिडिफाइंग। जनरली एसिडिफाइंग के लिए बैक्टीरियाज काम में आते हैं, और इसके बाद में जब चीज़ को राइपनिंग की जाती है, या फिर राइपनिंग के लिए एक और टर्म भी काम में ली जा सकती है, चीज़ को मैच्योर करवाना, मैच्योरेशन, या चीज़ को कम्प्लीटली पकाना। इन दोनों प्रोसेस के लिए बैक्टीरियाज काम में लिए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सोरिंग एंड राइपनिंग। पहले सोरिंग होता है, उसके बाद में प्रोसेस होता है राइपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लैक्टोबैसिलस मीडिएटेड चेंज ऑफ मिल्क टू कर्ड अकर्स ड्यू टू। लैक्टोबैसिलस के थ्रू जो चेंज होता है, इसका रीजन क्या है? कोआगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क फैट्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है हिंदी मीडियम में, जमावट एवं दूध वसा के आंशिक पाचन है। एक्चुअली यहाँ पर कोआगुलेशन का मतलब जमावट नहीं होगा, इसकी जगह पे आपको टर्म ध्यान में रखनी है स्कंदन। कोआगुलेशन को हिंदी में कहा जाता है स्कंदन। तो जहाँ जहाँ पर ये टर्म आ रही है उसकी जगह पे आपको ध्यान रखना है स्कंदन। ठीक है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब दूध से दही बनता है तो जो मिल्क प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन वगैरह जो है, इनका पार्शियल डाइजेशन हो जाता है और कोआगुलेशन हो जाता है। तो हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारे यहाँ पे सही ऑप्शन है, कोआगुलेशन एंड पार्शियल डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी इज एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, इसी को ही हम क्या कहते हैं? यीस्ट भी कहते हैं। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी किसके बनने में? इडली। ऑफ कोर्स इडली बनाने के यीस्ट डाला जाता है। ठीक है, इडली को फर्मेंट करने के लिए रखा जाता है। इडली के पेस्ट को, उसको फर्मेंटेशन के लिए जब रखते हैं कुछ घंटों के लिए, 6 से 7 घंटे या ओवरनाइट, तब उसमें यीस्ट डालते हैं। बियर फॉर्मेशन के अंदर भी यीस्ट को काम में लिया जाता है, या अल्कोहल फॉर्मेशन के अंदर, जितने भी तरीके के अल्कोहल हैं, इसीलिए यीस्ट को ब्रूअर्स
यीस्ट भी कहा जाता है इसको, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस को। और ब्रेड बनाने के लिए भी यीस्ट को काम में लिया जाता है, इसीलिए इसको बेकर्स यीस्ट भी कहा जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को ही ब्यूअर्स यीस्ट, इसे ही बेकर्स यीस्ट भी कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा इसका वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि इडली, बियर, अल्कोहल और ब्रेड सभी बनाने में किसका काम में लिया जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनेस्कस परप्यूरियस एक तरीके की फंगस है, ठीक है, दैट इज यूज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, इसे किसके कमर्शियल प्रोडक्शन में काम में लिया जाता है। बेसिकली हम बात करते हैं मोनेस्कस परप्यूरियस, एसिटिक एसिड, एथेनॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग स्टेन्स, स्ट्रेप्टोका। यहाँ पर फ्रेंड एक चीज़ सही करेंगे, ये स्टेन्स नहीं है, इसकी जगह पे हमें करना है स्टैटिन्स, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर स्टेन्स नहीं है, बेसिकली ये क्या है, स्टैटिन्स है। मोनेस्कस परप्यूरियस जो होता है इससे एक तरीके के केमिकल्स निकलते हैं या एक ड्रग होती है जिसे कि हम क्या कहते हैं, स्टैटिन्स। और स्टैटिन्स का काम क्या होता है, ये स्टैटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम में आती है, ठीक है। वास्तव में स्टैटिन कैसे काम करती है, कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला जो एंजाइम है, दैट एंजाइम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, उस एंजाइम के लिए ये इनहिबिटरी एक्शन दिखाती है, यानी कि उस एंजाइम को प्रॉपर काम नहीं करने देती, उसके लिए इनहिबिटर का काम करती है। जब एंजाइम ही फंक्शन नहीं करेगा तो कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बनेगा। तो ये जो स्टैटिन्स होते हैं ये कोलेस्ट्रॉल के बनने को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, जिससे ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग स्टैटिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मोनेस्कस परप्यूरियस विच इनहिबिट कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन ब्लड। हम अभी बात करके आ चुके हैं, उन बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, स्टैटिन कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 277 का ऑप्शन नंबर बी, स्टैटिन्स। द केमिकल सब्सटेंसेज प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स विच कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रोब्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस बनाते हैं जो कि दूसरे माइक्रोब्स को या तो मार देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को क्या कहा जाता है, ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस को कहा जाता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, इनको कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। तो जो ये चारों के चारों ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं चारों ही गलत हैं। आई थिंक ये एंटीबॉडीज़ की जगह पे एंटीबायोटिक्स लिखना था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक को खोजा था, ठीक है, और इसको ढूंढा था उसने पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से। हमें तीनों नाम ध्यान रखना है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले सर्च किया था, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से उसको निकाला था, और उस एंटीबायोटिक का नाम उसने क्या दिया था, पेनिसिलिन। तो इसकी टर्म नाम जो होगा वो आपका कौन सा होता है, एंटीबायोटिक्स होते हैं, ना कि एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी बनाती हैं, प्रोटीनेशियस नेचर होते हैं, एंटीबायोटिक अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ओनली यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इन इंडस्ट्रीज। इनमें से जो कौन सा ऑर्गन है जो कि सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए काम में लिया जाता है, तो सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए काम में लिया जाता है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस एक तरीके की फंगस है, ठीक है, और इसको काम में लिया जाता है सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में। एसिड प्रोडक्शन में एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ 4 ही एसिड मेंशन्ड है, जिसमें से एक है एस्परजिलस नाइगर, इसके अलावा एक है आपके एसिटोबैक्टर एसिटाई, इसको काम में लिया जाता है एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में। क्लस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम जिससे ब्यूटाइरिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है, एंड लैक्टोबैसिलस जिससे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। 4 ही नाम है इसके अंदर मेंशन्ड है अपनी एनसीईआरटी में, चारों नाम हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट brought to a hospital, यहाँ पर स्पेलिंग सही करेंगे, brought to a hospital with myocardial infarction is normally immediately given। सबसे पहली बात तो हमें पता होना चाहिए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन किसे कहते हैं, बेसिकली हार्ट अटैक। ब्लड के क्लॉट बन जाने के कारण, वेन्स में क्लॉट बन जाने के कारण ब्लड का प्रॉपर
नहीं पहुंच पाना, तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है? हार्ट अटैक की कंडीशन कहलाती है, ठीक है। और हार्ट अटैक के टाइम पे पेशेंट को जो सबसे पहले दिया जाने वाला केमिकल या सबसे पहले दी जाने वाली मेडिसिन होती है वो होती है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज के लिए ही एक और टर्म काम में ली जाती है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज आर बेसिकली क्लॉट ब्लस्टर, यानी कि जो वेन्स या आर्टरीज के अंदर क्लॉट जम जाते हैं, ये उन क्लॉट्स को बस्ट करने का काम करती हैं। और स्ट्रेप्टोकाइनेज निकाली किससे जाती हैं, ये किससे प्राप्त होती है? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैक्टीरिया नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकाइनेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ पर एक और टर्म भी है, हमें उससे भी ध्यान रखना है, वो है साइक्लोस्पोरिन ए। पेनिसिलिन और स्टैटिन्स की हम पहले इसी वीडियो में कर चुके हैं। साइक्लोस्पोरिन ए जो होते हैं ये आपके होते हैं इम्यूनोसप्रेसर्स, यानी कि ये इम्यून सिस्टम को क्या कर देते हैं? सप्रेस कर देते हैं। और इनको काम में लिया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान। जब एक पेशेंट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तब उन्हें इम्यूनोसप्रेसर के तौर पे साइक्लोस्पोरिन देते हैं। और ये भी एक स्पेसिफिक फंगस होती है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मम। टर्म ध्यान रखेंगे, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पर्मम से निकलते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होते हैं वो मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस से। तो हमें सारे टर्म्स ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइमरी स्लज इज यूज्ड फॉर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्राइमरी स्लज होता क्या है। सीवेज वाटर जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए 2 स्टेप्स होते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में कोई बैक्टीरियाज इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर पहले एरोबिक ट्रीटमेंट होता है, एरोबिक बैक्टीरियाज डाइजेशन करते हैं, फिर एनारोबिक डाइजेशन होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो भी सीवेज का जो भी पानी प्लस उसमें जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उन सबको एक बड़े से टैंक के अंदर ले जाते हैं, और उस टैंक के अंदर जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है उसको सेटल होने दिया जाता है, जिसमें मिट्टी भी हो सकती है, छोटे छोटे पत्थर भी हो सकते हैं, सॉलिड वेस्ट मटेरियल यानी कि ऑर्गेनिक सॉलिड मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और जो ये होते हैं पॉलीथिन्स वगैरह होते हैं उनको पहले ही सेपरेट कर दिया जाता है क्योंकि फ्लोटिंग हो जाते हैं। इस तरीके से जो नीचे सेडिमेंट बन जाता है प्राइमरी टैंक के अंदर, जो नीचे सेडिमेंट के तौर पर जमे हुए मिल जाते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लज। और जो ऊपर बचा हुआ पानी है, उस पानी के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल होगा डिजॉल्व, उसको तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए काम में ले लेते हैं। और इस प्राइमरी स्लज को जो सेडिमेंट के तौर पे हमें मिला है, इससे अलग अलग वेस्ट मटेरियल, अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उनमें अलग अलग काम में लिया जाता है। जो छोटे मोटे प्लांट्स होते हैं उससे इससे खाद बना ली जाती है, ठीक है। कुछ प्लांट्स में इससे बायोगैस भी बना ली जाती है। तो बेसिकली इससे कंपोस्ट भी बनाई जा सकती है, मैन्योर भी बनाई जा सकती है, और बायोगैस प्रोडक्शन भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ स्लज, ठीक है। और या फिर उस जो ट्रीटमेंट सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 281 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गंगा एंड यमुना एक्शन प्लान इज इनिशिएटेड बाय, ठीक है, सीधा याद करने का क्वेश्चन है। इट इज इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। भारत सरकार का पर्यावरण और वन मंत्रालय जो है उसने ये प्लान इनिशिएट किया है। और ये है क्या? गंगा यमुना एक्शन प्लान। बेसिकली ये प्लान ये कहता है कि जहाँ जहाँ पर ये रिवर्स हैं उनके आसपास सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएं, ताकि क्या हो कि साफ किया हुआ पानी ही गंगा और यमुना के अंदर डाला जाए, ना कि वेस्ट मटेरियल वाला पानी। इसीलिए ये ज़्यादा प्लांट्स लगाने के लिए इसको क्या किया गया? स्टार्ट किया गया, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस इन विच part of decomposer bacteria is recycled into starting of the process is called cyclic, primary, tertiary and reverse osmosis stage. Okay, friends, यहाँ पे इस चारों में से एक भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ऐसा ट्रीटमेंट प्रोसेस सीवेज का जिसमें डीकम्पोजर बैक्टीरियाज को वापस रिसाइकिल किया जाता है इनटू द स्टार्टिंग ऑफ प्रोसेस। हमने भी बात की थी कि जब प्राइमरी टैंक होता है तो जो मटेरियल नीचे बैठ गया उसको तो कह देते हैं प्राइमरी स्लज, जो ऊपर रह गया उसको कह दिया जाता है इफ्लुएंट, ठीक है, या जो ऊपर ऊपर तैरता रहता है पानी जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होगा।
इसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए एरेशन टैंक्स में भेज दिया जाता है। बड़े बड़े चैम्बर्स होते हैं जिनको कहा जाता है एरेशन टैंक। इनको एरेशन टैंक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर हवा जो होती है प्लस ऑक्सीजन आती रहती है, ठीक है। और यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया या फिर वायवीय बैक्टीरिया जो होते हैं वो बैक्टीरिया उस पानी को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। ये जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं बेसिकली, ये एरोबिक बैक्टीरियाज जो होते हैं यहाँ पर वेस्ट मटेरियल का क्या करते हैं? जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डाइजेस्ट करते हैं। और ये बैक्टीरिया क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट पे ग्रो कर रहे हैं तो इन बैक्टीरिया के क्लम्स बन जाते हैं, गुच्छे बन जाते हैं, जिनको कहा जाता है फ्लॉक्स। यहाँ पर ऑर्गेनिक एरोबिक बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं और एरोबिक फंजाई भी हो सकते हैं। ये पानी की बीओडी को कम करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इनको सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है, ठीक है। फ्लॉक्स को सेटलिंग टैंक में भेजा जाता है और वहाँ पर ये नीचे बैठ जाते हैं। जितने भी बैक्टीरियल या फंजाई है वो नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर का जो इफ्लुएंट होता है उसको आगे नेक्स्ट टैंक में भेज दिया जाता है जो होता है एनारोबिक टैंक। इस इफ्लुएंट में जो सेडिमेंटेशन में नीचे बैक्टीरिया और फंजाई के बैक्टीरिया और फंजाई जो नीचे बैठ जाते हैं उसका कुछ पोर्शन डीकम्पोजर बैक्टीरिया और फंजाई होती है, उनका कुछ पोर्शन वापस से एरेशन टैंक में भेज दिया जाता है ताकि जो नया बैच आ रहा है सीवेज ट्रीटमेंट के लिए उसके अंदर ये इनोक्यूलम का काम कर सके और वहाँ पर ये फिर से क्या कर सके, ये जो डीकम्पोजर बैक्टीरिया और फंजाई है वापस से एरोबिक टैंक के अंदर वाटर को ट्रीट कर सके। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है, इस तरीके के जो बैक्टीरियाज होते हैं इनको कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट। कि जो स्लज है वो एरोबिक कंडीशन में होता है और वो एक्टिवेटेड कंडीशन में होता है। इस तरीके के ट्रीटमेंट को कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट। साइक्लिक, प्राइमरी, टर्शियरी, रिवर्स ऑस्मोसिस में से कोई इसका वो नहीं है, ठीक है। इसको कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज को वापस से इनोक्यूलम के तौर पर एरेशन टैंक के अंदर पंप कर दिया जाता है, ठीक है, और इनको कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज ट्रीटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीओडी इज ट्रू? बीओडी का मतलब फुल फॉर्म होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेसिकली बीओडी है क्या? पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, ठीक है, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डाइजेस्ट करने के लिए, डीकम्पोज करने के लिए बैक्टीरियाज होंगे। और ये जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियाज एरोबिक है, इनको ऑक्सीजन की क्या होगी? ज़रूरत होगी। तो जितना ज़्यादा पानी के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतने ही ज़्यादा उसके अंदर बैक्टीरिया बनेंगे, ठीक है। और उन बैक्टीरियाज को सर्वाइव करने के लिए उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी और इसलिए उस पानी का बीओडी जो होएगा उतना ही क्या होएगा? ज़्यादा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक पानी में जितना ऑर्गेनिक पॉल्यूशन ज़्यादा है उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? बीओडी होगी। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट यहाँ पर। ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इट इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, ठीक है। जितना ज़्यादा उसका बीओडी होएगा उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल भी क्या है? उतना ही ज़्यादा है। बाकी के तीनों ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ये ऑप्शन सी नहीं होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रोब्स इन द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज, ठीक है। हमने अभी बात की थी कि माइक्रोब्स जो है वो डीकम्पोज जब करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को तो जितनी ऑक्सीजन उनको चाहिए उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, या उसे कहा जाता है उसका बीओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मीथेनोजेनिक बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन। मीथेनोजेनिक बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज जो मीथेन बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है, CH4 बनाने का काम कर रहे हैं। एनारोबिक स्लज के अंदर ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट ऑप्शन है ये, ठीक है। रूमेन जो होता है कैटल्स के अंदर, कैटल्स जो होते हैं मवेशी जो ग्रेजिंग करते हैं, ठीक है, जो रूमिनेशन करते हैं, उनके अंदर भी ये क्या होता है? प्रेजेंट। तो 286 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। बायोगैस कैन बी अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर। बायोगैस जो होती है जिसे कई बार गोबर गैस भी कह दिया जाता है, ठीक है, ये किस चीज़ का सब्स्टिट्यूट हो सकती है? इसे घरों में काम में लिया जा सकता है फ्यूल के तौर पे। तो इट कैन बी सब्स्टिट्यूट ऑफ फ्यूल वुड,
पेट्रोलियम ऑयल नहीं, कोल नहीं, चारकोल का भी ये नहीं हो सकती है, लेकिन ये घरों के अंदर खाना बनाने के लिए जो फ्यूल वगैरह होता है उसके लिए काम में ली जा सकती है, तो इट इज़ गुड फॉर फ्यूल वुड। मीथेन कंटेंट ऑफ बायोगैस इज, सीधा सा क्वेश्चन है कि मीथेन कंटेंट क्या होता है। बायोगैस में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होती है मीथेन, ऑलमोस्ट 55.8%। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस हमारे गलत हो जाएंगे, तो 55 लगभग 55.8% तक बायोगैस में क्या होती है, मीथेन। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइक्रोब्स इन्वॉल्व इन बायोगैस प्रोडक्शन। कौन कौन से माइक्रोब्स जो होते हैं वहाँ पर क्या आते हैं, काम में आते हैं। जब बायोगैस का जो प्लांट होता है उसके अंदर सब्जियाँ, ठीक है, या फिर जो काऊ डंग होता है, गोबर हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो होती है वो बेसिक जो प्लांट होता है एक ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो जो ये सारा का सारा जो ऑर्गेनिक मैटर है ये होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इस डेड ऑर्गेनिक मैटर को पहले तो किया जाता है, इनके ऊपर सबसे पहले जो बैक्टीरियाज काम में आते हैं वो आते हैं डीकम्पोजिंग बैक्टीरियाज। ऐसे बैक्टीरियाज जो इनके कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स को तोड़ करके छोटे छोटे बायोमोलिक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है वो होती है डीकम्पोजर्स की, या जिनको आप कह देते हैं सेप्रोफाइट्स भी कह देते हैं, मृतोपजीवी बैक्टीरियाज। ठीक है, तो फर्स्ट एक्टिविटी इनके ऊपर होती है डीकम्पोजर्स की, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी तो खत्म हो गया, बी और डी में से कुछ एक हो सकता है। डीकम्पोजर्स के बाद में इनके ऊपर जो एक्टिविटी आती है उसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी इनके अंदर होती है फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज की। फर्मेंटिंग बैक्टीरियाज जो छोटे मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स से जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बने हैं उनका क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। ठीक है, एंड लास्ट एक्टिविटी होती है इसके अंदर मैथेनोजेंस की। मैथेनोजेंस ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि एरोबिक कंडीशन में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते, मैथेनोजेंस के लिए चाहिए एनएरोबिक। तो डीकम्पोजर और फर्मेंटर बैक्टीरियाज जो होते हैं वो एनवायरनमेंट को एनएरोबिक कर देते हैं, क्योंकि ये जो गैस का जो प्लांट बायोगैस का जो वो चैम्बर होता है वो पूरा का पूरा क्लोज्ड रहता है, तो उस ऑक्सीजन को ऑलरेडी डीकम्पोजर्स और फर्मेंटर्स क्या होते हैं, काम में ले चुके होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीकम्पोजर्स, फिर फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरियाज, और लास्ट में अपने कौन से आते हैं, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज या मिथेनोजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, माइक्रोब्स यूज्ड फॉर बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट बटरफ्लाई कैटरपिलर। कैटरपिलर का जो लार्वा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से बायो कंट्रोल को काम में लिया जाएगा, कौन से माइक्रोब को। एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, बैसिलस थुरिनजेनेसिस। ठीक है, इसको शॉर्ट के अंदर बीटीबी कहा जाता है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस बैक्टीरियाज जो होते हैं इनसे एक स्पोर बनता है, इनमें एक प्रोटीन होता है जिसे कहा जाता है क्राई प्रोटीन। ये प्रोटीन जो होता है बेसिकली टॉक्सिक होता है किसके लिए, कैटरपिलर्स के लिए। ठीक है, ये कैटरपिलर्स की जो मिडगट होती है वहाँ पर जाता है, और उसके बाद में कैटरपिलर्स जो होते हैं वो अपना माउथ ओपन करके ज़्यादा फूड को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो भूख से मर जाते हैं बेसिकली। लेकिन किया क्या गया था इसको कंट्रोल करने के लिए कैटरपिलर्स को, कि बीटी जो होता है उसके स्पोर्स को मार्केट में सेल किया गया। मार्केट में स्पोर्स मिलते हैं, इनको पानी में घोलो, उसके बाद में जो भी आपकी क्रॉप है जिसके ऊपर कैटरपिलर का इन्फेक्शन है, जिसे कैटरपिलर नुकसान पहुंचा रहा है, उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है लीव्स और फ्रूट के ऊपर। जैसे इन फ्रूट और लीव्स को कैटरपिलर खाएगा तो क्राई प्रोटीन जो है स्पोर्स के थ्रू उसके अंदर भी चला जाता है, और उसके बाद में वो कैटरपिलर की क्या हो जाती है, डेथ। ये एक्सपेरिमेंट या फिर ये जो प्रोसेस था ये इतना सक्सेसफुल रहा कि बाद में ये जो क्राई प्रोटीन है उसके जीन को अलग से आइसोलेट किया गया, इसके जीन को पृथक किया गया, और जेनेटिक इंजीनियरिंग को काम में लेते हुए इसे कॉटन के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, कॉटन का जो प्लांट होता है, कपास का प्लांट, इसीलिए, और उसके बाद में हमें मिलती है बीटी कॉटन। ठीक है, इस जीन को ही टॉक्सिन बनाने वाले जीन जो होता है इसके अंदर क्राई जीन, उसको ही किस में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, कम्प्लीटली कॉटन के प्लांट के अंदर, और उसी तरीके से हम सबको पता है बीटी कॉटन जो है वो उससे बनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वैक्यूलो वायरसेस, या इसको एक और टर्म दी जाती है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस, डज नॉट शो। फ्रेंड्स, जो वायरसेस होते हैं, चाहे कोई भी तरीके के वायरसेस हो, दीज आर हाईली होस्ट स्पेसिफिक।
ठीक है। इनमें होस्ट विशिष्टता या परपोषी विशिष्टता जो होती है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है वायरसेस में। तो ऑल वायरसेस आर हाईली होस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन, क्योंकि वायरस आर हाईली होस्ट स्पेसिफिक, तो इसीलिए इनकी जो एप्लीकेशन है वो नैरो स्पेक्ट्रम होती है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब है कि ये कुछ जीवों पर ही काम करेगी, जो इनके होस्ट होते हैं उन्हीं पर ये काम करेगा, बाकियों पे ये काम नहीं करता है, ठीक है। इफेक्ट ऑन नॉन टारगेट पैथोजेंस, नहीं, वायरसेस का इफेक्ट नॉन टारगेट पर नहीं होता है, इनका जो खुद का होस्ट है उन्हीं पर ये इफेक्ट करते हैं। यूटिलिटी इन आईपीएम प्रोग्राम, यस दीज वायरसेस आर यूज्ड इन आईपीएम प्रोग्राम। आईपीएम प्रोग्राम क्या, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल या इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर इन वायरसेस को काम में लिया गया था। तो जो ऑप्शन गलत हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इफेक्ट ऑन नॉन टारगेट पैथोजन। बकेलो वायरस नॉन टारगेट के ऊपर इफेक्ट नहीं शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलस थ्रिंजेनेसिस स्ट्रेन्स हैव बीन यूज्ड एज, ठीक है, इसके स्ट्रेन्स को कैसे काम में लिया गया, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो मेटलर्जिक टेक्निक्स, बायो मिनरलाइजेशन प्रोसेस, बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स, ठीक है। इनको जैव संवेदी पादप नहीं, इसे इंसेक्टिसाइड्स को कहा जाता है इंसेक्ट्स को मारने के लिए, ठीक है। बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स के तौर पे इनको क्या गया है, काम में लिया गया है। बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स इनको बनाया गया है कि बीटी कॉटन से क्राई प्रोटीन के जीन को सीधा प्लांट के अंदर ही ट्रांसफर करके। क्रिस्टल्स ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया देमसेल्व्स। बीटी टॉक्सिन के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो बैक्टीरिया को क्यों नहीं मार पाते हैं, इसका रीज़न क्या रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि जो बैक्टीरिया के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो इनएक्टिव कंडीशन में रहते हैं, ये एक्टिव होते हैं उसकी गट में जाकर के, मिड गट के अंदर जाने के बाद में क्रिस्टल्स क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। इसीलिए इनएक्टिव फॉर्म में होने के कारण ये बैक्टीरिया को खुद को क्या नहीं कर पाते, डैमेज नहीं कर पाते। Sporine is a bioinsecticide based on the Bacillus thuringiensis. It was developed in Germany and kills insect by inhibiting. Sporine क्या है कि एक केमिकल है जिसको काम में लिया, जिसको बनाया गया था, जर्मनी की एक कंपनी ने इसको बनाया। बेसिकली किया क्या गया कि जो क्राई प्रोटीन का रिजल्ट के तौर पे जो टॉक्सिन्स होते हैं उन टॉक्सिन को इस कंपनी ने क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया और उन्होंने टॉक्सिन्स को ही क्या नाम दे दिया गया, स्पोरिन नाम दे दिया गया, ठीक है। ये स्पोरिन जो होते हैं कैटरपिलर को या लेपिडोप्टेरा और डायोप्टेरा क्लास, दो ग्रुप्स ध्यान रखने हैं, लेपिडोप्टेरा और डायोप्टेरा। मेनली तो होता है लेपिडोप्टेरा जो ग्रुप होता है इंसेक्ट का, उसके ऊपर ये क्या करते हैं, उसके सभी इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं और उनकी मिडगट के अंदर जाकर के उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स जो फर्टिलाइजर्स के अंदर क्या होता है कि जैसे यूरिया हो गया या यूरिया पोटेशियम है, जो जो मिनरल्स की कमी है वो प्लांट्स को दिया, वो सॉइल को दिया जाता है केमिकल फॉर्म में। बायो फर्टिलाइजर क्या होएगा कि केमिकल फॉर्म में नहीं दे करके माइक्रोब्स को सॉइल के अंदर ट्रांसफ़र करवाना, ताकि वो माइक्रोब्स जो हैं सॉइल की फर्टिलिटी को ज़्यादा बढ़ा सके। और इसमें सबसे कॉमन जो है वो है हमारा नॉस्टॉक। नॉस्टॉक एक तरीके के ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सारे के सारे पैडी फील्ड्स में ऑलरेडी देखने को मिलते हैं। चावल के खेतों में ये एज अ फर्टिलाइजर ऑलरेडी काफ़ी इनकी ग्रोथ होती है, तो नॉस्टॉक को भी काम में लिया जाता है। और नॉस्टॉक को ही बायो फर्टिलाइजर के तौर पे क्यों, क्योंकि ये जो साइनोबैक्टीरिया के ये मेंबर्स होते हैं इनके अंदर ये दीज आर बेसिकली नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेटर्स, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और सॉइल में नाइट्रोजन की कमी को क्या करते हैं, दूर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे तो बड़ा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का पॉइंट है दैट इज़ यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का सबसे कम से कम यूज़ करना, ठीक है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन, यस ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल स्प्रेस को काम में नहीं लिया जाता,
बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से काम में लिया जाता है। IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का मतलब कि जो पेस्ट होते हैं, जो कीट पतंगे जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए भी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को काम में लेना। जैसे हमने बात की थी बकेलो वायरस हो गया, BT हो गया, इस तरीके से उनको काम में लेना। उनको ख़त्म करने के लिए भी किसी तरीके के केमिकल को काम में नहीं लिया जाता। लोकली डेवलप्ड पेस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़, ठीक है, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स की जगह पे लोकली डेवलप की हुई कुछ वेराइटीज़ को भी क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो। तो इसमें ये तीनों की तीनों चीज़ें इंक्लूड की जाती है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 296 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इनमें से किसको एज अ बायो फर्टिलाइजर काम में लिया जा सकता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियाज, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके नॉस्टॉक, एनाबिना, ठीक है, इनको काम में लिया जा सकता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज, एजोटोबैक्टर हो गया, ठीक है, और राइजोबियम हो गया, इनको। माइकोराइजी होती है रूट के साथ में फंगस का सिम्बायोटिक फॉर्म, यानी कि ऐसी फंगस जो प्लांट रूट के साथ में सिम्बायोटिकली रहती है, उनको कहा जाता है माइकोराइजा। इनको भी बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पे काम में लिया जा सकता है। जो A और B है, ये तो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी को दूर करते हैं, और माइकोराइजा जो है, माइकोराइजा फंगस जो है वो प्लांट से न्यूट्रिशन लेगी, यानी कि फंगस प्लांट की रूट से खाना लेगी, और बदले में फंगस जो है वो प्लांट को बहुत से मिनरल सॉइल से एब्जॉर्ब करके देती है। स्पेसिफिकली फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए माइकोराइजा बहुत हेल्पफुल है, बहुत काम में आती है। तो बायो फर्टिलाइजर के तौर पे हम इन तीनों को काम में ले सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 297 का, वो होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू एजोस्पाइरलम, एजोबैक्टर, एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रोकैरियोट। यस, ये सारे के सारे प्रोकैरियोट हैं। एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर जो है, ये दोनों तो बैक्टीरियाज हैं। एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया ये साइनोबैक्टीरियाज हैं, या फिर इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी या नीलहरित शैवाल भी कहा जाता है। लेकिन ये पांचों के पांचों कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स हैं। नाइट्रोजन फिक्सर्स, यस, साइनोबैक्टीरियाज भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और ये दोनों बैक्टीरियाज भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, यानी कि फ्रीली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। एजोला एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, यस। नॉस्टॉक एंड लेग्यूम, नॉस्टॉक बायो फर्टिलाइजर है, लेग्यूम प्लांट्स बायो फर्टिलाइजर्स नहीं है। राइजोबियम एंड ग्रासेस भी नहीं है। साल्मोनेला एंड इकोलाई, ठीक है। एजोला जो है वो एक तरीके का फर्न होता है, एक्वेटिक फर्न है, यानी कि टेरिडोफाइटा का प्लांट है ये, ठीक है, और एक्वेटिक फर्न है, और ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, क्योंकि एजोला के अंदर नॉस्टॉक और एनाबिना, उसकी एनाटमी जब आप देखते हैं एजोला की सेल्स के अंदर जो स्पेस होता है, वहाँ पर नॉस्टॉक और एनाबिना प्रेजेंट होती है। तो एजोला भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया सप्लाइज नाइट्रोजन टू अवर क्रॉप प्लांट इररिस्पेक्टिव ऑफ क्रॉप रोटेशन एंड मैन्योरिंग। बिना किसी खाद के या बिना किसी फसल रोटेशन जो होती है उसके, कौन से बैक्टीरिया जो है वो देते हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोबैक्टर, राइजोबियम। ये तीनों ही बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, जिसमें से नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोबैक्टर जो है नाइट्राइट अमोनिया या नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और राइजोबियम जो है ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, सहजीवी के तौर पे पाया जाता है सिम्बायोटिकली, और ये मिलता है लेग्यूम प्लांट्स के अंदर। लेकिन तीनों ही नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारी ये वीडियो आज की यहीं तक थी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ 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 आपके जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ में हमारे चैनल को, हमारी सीरीज़ को शेयर कीजिए,
थैंक यू।